हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 72nd प्रीलिम्स आपके सामने खड़ा है और जैसे ही प्री खत्म होता है देन पीपल स्टार्ट कि अब मेंस के लिए क्या किया जाए। और अगर आप देख रहे होंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स, वैसे बीपीएससी का प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, वहां जाकर आप देख सकते हैं चीज़ों को। तो आपको ये चीज़ पता लगेगा कि मेंस कंपेरेटिवली बहुत आसान है। अब आसान है, क्यों आसान है कि सबसे पहले जो रिपीटेशंस ऑफ थीम है, 2 लेक्चर जो हमने थीम का लिया है उसमें भी एविडेंटली आप देखेंगे कि बहुत ही लिमिटेड थीम्स के इर्द गिर्द पूरे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, खास करके जब जीएस पेपर 1 की बात होती है। पेपर 2 भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डायनेमिक हो जाने की वजह से रिलेटिवली ज़रा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे मेंस के पेपर को तो ये काफ़ी आसान है और आसानी से किया जा सकता है। लेकिन फिर वही है, लोग कब सीरियस होते हैं मेंस के बारे में सोचना कब शुरू करते हैं कि जब उनका प्री क्लियर होता है, और जो गैप होता है प्री से मेंस के बीच में ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो इस दौरान कवर कर लेंगे, और एनी हाउ अगर कर भी लेते हैं तो फिर वो एट द एंड ऑफ द डे जब उनका फाइनल मेरिट आता है तो या तो बिल्कुल ही नीचे का कोई पोस्ट मिलता है और ज़्यादातर लोग उसको क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। रीज़न बीइंग कि आपने बस रट्टा लगाया है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपने देखा है किसी तरह से, वो आपको आंसर राइटिंग में टाइम लगता है। प्री क्वालिफाई करना इस बहुत बार तो कहीं लग गया, आपने वो सही कर दिया, कट ऑफ के इस तरफ आ गए। बट लगातार क्या होता है, मेंस जब आप टाइम नहीं देंगे, एफर्ट नहीं देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। आसान होते हुए भी लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते और फिर बैक टू द स्क्वायर वन और फिर से प्री की तैयारी। तो इस लूप से निकलने का बेहतर और बेस्ट तरीका और एकमात्र तरीका है कि आप मेंस को रिपीटेडली देखिए, अपने आप को तैयार करिए, अलाइन करिए। और जब भी आप मेंस लिखें तो ऐसा होना चाहिए कि 1 मेंस विल बी योर लास्ट एंड फाइनल मेंस। और मेरिट में इतना अच्छा स्कोर आप लेके आ सकते हैं मेंस में कि आपसे पर्सनालिटी टेस्ट में भले थोड़ा डिफरेंस ऑफ पोस्ट पर वो डिपेंड कर जाए कि ऊपर नीचे आपके मन मुताबिक मिला नहीं मिला, कम से कम ये आपके सिर दर्द खत्म हो जानी चाहिए कि वेदर आई विल बी इन टू द लिस्ट और नॉट। तो 2 वीडियोस है, उसमें भी आप देखिए जाके रिपीटेडली कैसे एक ही मतलब गिने चुने थीम्स के अराउंड सवाल पूछे गए हैं। आज उसी में हम पेपर 1 का एनालिसिस कर रहे हैं, फिर जीएस पेपर 2 का हम करेंगे। ये पेपर 1 में ही तीसरा थीम है, इसमें पर्सनैलिटीज की बात हो रही है। सिलेबस में जो आपका टॉपिक कवर होता है प्रोमिनेंट फिगर्स का, उसमें भी देखेंगे ऐसे दुनिया भर के मतलब लीजेंड रहे हैं, बिहार स्पेसिफिक भी, पैन इंडिया भी, जिसको बिहार के एग्जाम्स में आइडियली पूछा जा सकता है। अगर वो ऐसा करने लग गई आयोग तो सबकी सिरदर्दी बढ़ा सकती है वो। लेकिन एक ये है कि बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पूछती है। अब क्या पूछती है उसको हम एक बार देखते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, जो चीज़ें पूछती है या इसके आसपास और जो पूछा जा सकता है हम एक उसकी होलिस्टिक तैयारी कर लेंगे कि हमें पता है, बता चुकी है आयोग हमें रिपीटेडली एक ही तरह की चीज़ें पूछ पूछ के कि हम यही पूछेंगे, तो हम उसे थोड़ा होलिस्टिकली पढ़ लेंगे कि जब हम एक मेंस के लिए अपेयर होंगे तो हम उन चीज़ों को रिप्रोड्यूस करके आ सकते हैं। इतना सिंपल है। तो उसी में देखिए सबसे पहले जैसे प्रोमिनेंट या एमिनेंट पर्सनालिटीज की बात होती है तो सबसे पहले रिपीटेडली पूछा जाता है एक रविंद्रनाथ टैगोर। ये देखिए हमने लिस्ट कर रखा है, ये 71st का जो आपका इसी साल मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था। ये 1F था क्वेश्चन नंबर और इस 6 मार्कर में पूछा गया था। डिफिकल्टी लेवल क्या है, बिल्कुल मीडियम है, आप इसे ईजी में भी रख सकते हैं क्योंकि सिंपल आपसे पूछा गया था कंट्रीब्यूशन के बारे में बताइए, इसलिए कंट्रीब्यूशन है तो थोड़ा सा हमने इसे मार्क कर दिया है डिफिकल्ट लेवल पर। और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आप क्या बताइए या उनको कैसे दूसरे कंट्रीब्यूशन से अलग था, या टैगोर का कंट्रीब्यूशन किस तरह से बिहार को इन्फ्लुएंस करता है। सवाल पूछने का कई तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन सिंपल आपसे पूछा था कि इंडियन कल्चर में उनका कंट्रीब्यूशन को बताइए, तो ये एक सवाल था। अब ये ऐसा नहीं है कि दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फर्स्ट टाइम पूछ दिया गया है। अब कहाँ पूछा है नेक्स्ट, इससे पहले वो देखिए। तो इस पेज में तो 71st है और फिर ये 70 है, लेकिन जैसे ही फिर आप आएंगे 68 में देखिए ये 38 मार्कर का है, डिस्क्राइब रविन्द्रनाथ टैगोर्स आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये उनका आइडिया ही कंट्रीब्यूशन करेगा ना, ऐसा तो नहीं कि वो इंडिविजुअली ह्यूमन लेवल से उनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा। उनके जो आइडियाज़ थे, उनका जो टेक था सोसाइटी को लेकर, कल्चर को लेकर, तो वही उनका कंट्रीब्यूशन था कि इंसान के थॉट प्रोसेस को बदलता है ना। अब गांधी जी का ऐसे देखिएगा तो क्या कंट्रीब्यूशन था, लेकिन लीड कर रहे थे, ही वॉज ए लीडर, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि स्वराज या सेल्फ रूल या नॉन वायलेंस, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन रहा कि इतने बड़े मास को, जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं जब फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं तो एक प्री गांधी पढ़ते हैं, एक पोस्ट गांधी, क्योंकि गांधी जी का आगमन, अराइवल, और फिर उनके बाद जो इंडिया का पॉलिटिक्स चेंज हुआ, दैट वाज अ कंप्लीट शिफ्ट हो गया ना पहले से जो पॉलिटिक्स थी और वो गांधी जी के आने के बाद। उसी तरह से जब हम इसका जब हम एनालाइज कर लें 68 का अगर हम करके गए होते 2026 में तो इसके सारे डायमेंशंस हमने पढ़ रखे हो पहले, तो फिर उससे क्या होता कि आप जब ये आपसे पूछता कि इंडियन कल्चर में इनके कंट्रीब्यूशन को बताइए, तो इससे आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में ही था ना ये 6 नंबर का, तो यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करके आसानी से लिख सकते थे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये 68 में अगर आपने मेंस लिखा हो तो ये पहली बार है, इससे पहले भी देखिए थोड़ा सा और पीछे आ जाइए, 1 साल पहले 67 रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम मूवमेंट। अब यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट है, तो अल्टीमेटली जब हम टैगोर को पढ़ेंगे, व्हेन वी विल रीड अबाउट
रविन्द्रनाथ टैगोर, तो हम क्या करेंगे, उनके हर डायमेंशन के बारे में पढ़ लेंगे, खास करके पीवाईक्यू ओरिएंटेड। कैसे, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, अब ये जो कंट्रीब्यूशन रहा वही कंट्रीब्यूशन का सम पार्ट होगा ना सोसाइटी और कल्चर का जो कंट्रीब्यूशन रहा। ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा आउट ऑफ वो अलग करते थे, सोसाइटी के लिए कुछ अलग कर रहे हैं या फिर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अलग कर रहे हैं। किसी भी इंडिविजुअल का जो थॉट प्रोसेस है, जो लीजेंड्स जिनकी इमिनेंट पर्सनालिटीज की बात हो रही है, तो वो एज ए होल कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी में, तो उसी का हिस्सा कभी कल्चरली पूछ लिया है। देखिए यहाँ से आप कल्चर और सोसाइटी में पूछ लिया है, वही चीज़ यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल में पूछ लिया है, फिर उसी को शॉर्ट नोट्स बना के पूछ लिया है इंडियन कल्चर में। तो रिपीटेशन भी है, सिंपल कल्चर का 2 बार पूछ लिया है 68वीं में, और फिर उसके बाद 71वीं में, और उससे पहले पूछा जा चुका है 67वीं में। तो ये हमने देख लिया। अब इसको देखिए, यहाँ पर सेक्शन 2 में हमने जो लिस्ट किया है फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी इनसाइट कि आपको करनी कैसे है चीज़ें, तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हमने देख लिया कि हाई फ्रीक्वेंसी है ना, प्रायोरिटी कैसा हो जाएगा, हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि 3 बार लगातार पूछ लिया है पिछले कुछ सालों में ही। हम सिर्फ 10 साल का एनालिसिस अगर करें तो लगातार पूछा जा रहा है। अब ये क्या है, मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सनालिटी, लगातार पूछेगा ये। और एंगल रोटेट्स कैसे होता है, तो फ्रीडम मूवमेंट में कभी कभी, सोसाइटी और कल्चर में कभी, इंडियन कल्चर में भी आपसे पूछ ले कि, ऐसे पूछता नहीं है इतना पार्टिकुलर, बट स्टिल कि बिहार के कल्चर में या नियर बाय एरियाज में उनका इन्फ्लुएंस बताइए, क्या कुछ देखा जा सकता है, या हाउ ही शेप्ड वो वाला रीजन, बंगाल और उस टाइम कंबाइंड जो बिहार था, तो उस रीजन को कैसे उन्होंने शेप किया टुवर्ड्स अलाइन किया नेशनलिस्ट फीलिंग डालने के लिए। तो ये एक सवाल हो सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये हाई मतलब प्रायोरिटी वाला हमारा क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सिंपली वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर, है ना, तो हम ये मिस नहीं कर सकते। तो हमने समझ लिया कि हाई प्रायोरिटी वाला ये टॉपिक है। उसी तरह से अगर हम दूसरे पर्सनैलिटीज की बात करें तो दूसरा देखिए, हमने ये अगर प्रायोरिटी लिस्ट को आप देखिएगा तो महात्मा गांधी 2 बार पूछा जा चुका है। तो गिना चुना महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, जेपी, खत्म। पूरा आपका जो इमिनेंट पर्सनैलिटीज है मोस्टली इन्हीं के इर्द गिर्द है। अब कुछ बहुत ज्यादा जाके आपसे एक्सट्रीम पूछ दे, आपको ऐसा नहीं है कि रैंडम आप कितने 1 2 3 कितनी पर्सनैलिटीज की कोई अंत है, लिस्ट क्या है, एंडलेस है। तो ऐसा तो नहीं कि आप सबको तैयार करते बैठेंगे। तो इसका तरीका यही है कि इसलिए कहा जाता है कि रिपीटेडली पीवाईक्यू पर आप रिलाई करिए और फिर पीवाईक्यू के बेसिस पर ही अपनी तैयारी को अलाइन करिए। अच्छा, हम देख लेते हैं, बात कर रहे थे गांधी की, है ना, तो गांधी कब है, 67वीं में और 70वीं में। तो यहाँ आपका आ जाइए 67वीं में। तो दिस इज 2 क्वेश्चन, एक तो हमने देख लिया सिंपल रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है और दूसरा गांधी जी से है। तो गांधी जी का 67वीं में क्या पूछ रहा है, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ गांधी एज एमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता के रूप में गांधी जी के उदय होने के लिए जो उत्तरदायी कारक थे उनका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। दिस इज व्हाट, मतलब रैशनैलिटी पूरी बतानी है कि क्यों गांधी जी का आलोचनात्मक, यानी आपको क्रिटिकल होना है, यानी कि उनके आने से क्या प्रोज रहा या थोड़े बहुत कॉन्स क्या रहे कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता था। अल्टीमेटली जब हम मेंस की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अभी बस हम थीम्स एंड फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितनी बार किस तरह से पूछा गया है। तो ये 2 चीजें हो गई आपकी। 67वीं और 70वीं में गांधी जी भी पूछा जा चुका है। व्हेन वी कम्स टू थर्ड एमिनेंट पर्सनैलिटी तो हमें देखने को मिलता है जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए, नेहरू 1 बार पूछा गया है 71 में। अब 1 बार पूछा गया है मतलब दिस हैज बीन पुट इनटू द इमर्जिंग, वॉच क्लोजली। यानी अब ऐसा भी देखिए, आपको पता लग गया ना कि बार बार रिपीटेडली गांधी जी पूछा जा रहा है या रविन्द्रनाथ टैगोर पूछा जा रहा है। तो कोई आपका कॉम्पिटेटिव यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो है नहीं कि बस सबको 60% तो हाँ सबने पढ़ लिया है बेसिक चीजें, या फिर इंडिया में आपको सिर्फ गांधी या फिर मान लीजिए जो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही जानना है। बहुत सारी पर्सनैलिटी और आपको टेस्ट फिल्टर आउट वो कैसे करेगी। तो नई पर्सनैलिटी जो ऐड हुई है इसमें इमर्जिंग है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो वी विल मस्ट प्रिपेयर नेहरू जी, है ना, इन डिटेल। क्योंकि अब जैसे 1 बार पूछा गया है तो दिस इज न्यू पंडोरा बॉक्स। अब यहाँ से पूछा जाएगा बार बार, हर साल 1-2 साल के गैप में या लगातार भी यू विल फाइंड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। सो दिस इज, इसीलिए हमने फिर जब इसकी कैटेगराइजेशन की है तो दिस इज पहली बार 38वें अंक के स्तर पर पूछा गया और डिटेल पूछ लिया है ना। यहाँ अगर आप देखिए तो 71st में पूछा है कितने नंबर का, दिस इज हेयर 71st, और ये देखिए सीधा 38 नंबर का। यानी कि 1 बार आप जब पहली बार ही पीवाईक्यू तैयार करेंगे तो क्या करेंगे, 38 नंबर यानी डिटेल पूछा है। और वैसे अगर शॉर्ट नोट्स में भी पूछे, 7 या 8 नंबर वाले में पूछे, तो भी हम इन डिटेल जो भी पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया है हम इन डिटेल इनका तैयार कर लेंगे। फिर अगर 7 नंबर का पूछा इसी को कंसाइजली लिख देंगे, इसी का सबसेट जैसा, या 8 नंबर का पूछा इसी से उठा के लिख देंगे। हमारा 1 बार क्या है, कंटेंट और मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से नेहरू भी इमर्जिंग और हाई प्रायोरिटी टॉपिक अब से हो गया है, क्योंकि इससे जस्ट पहले ही आप जो 72वीं लिखेंगे मेंस उसमें ये पूछा जा चुका है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि इट विल बी आस्क्ड अगेन। फिर जेपी उसी तरह नेहरू के जैसा जयप्रकाश नारायण, ये भी आपका पूछा जा चुका है 71वीं में। और ये क्या करेंगे हम, दिस इज अगेन है इमर्जिंग टॉपिक लाइक नेहरू जी। तो जेपी नारायण आस्क्ड 2 टाइम्स, कब, तो दो इसमें कॉन्टेक्स्ट में, हालांकि
जो हमने थीम 2 डिस्कस किया था उसमें क्विट इंडिया जो मूवमेंट्स के बारे में था उसमें पूछा जा चुका है, लेकिन एज ए पर्सनालिटी इमिनेंट इसमें पहली बार थीम 3 में पूछा है और मे बी ये फिर से आपका पूछा जाए। तो अगेन हमने इसको लिस्ट कर दिया है कि आप इसको देखिए और वॉच हमेशा इसको करते रहिए। अब यहाँ से देखिए लिंक और प्रिडिक्टिव एनालिसिस का एक पेज है। अब इसमें क्या है, हमने देखा कि टैगोर के बारे में शॉर्ट नोट्स में भी पूछा है, 38 मार्क्स में भी पूछा है, ये अगेन उसका क्वेश्चन नंबर है। और एंगल रोटेट करता रहता है, कभी कल्चर के बारे में, कभी उनका इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल में क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा या किस तरह से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। तो ये क्या है, ये नोटिस करते हैं कि स्लाइटली चेंज के साथ पूछा गया। सब पूछेगा भी कैसे, रिपीटेडली उठा के तो नहीं पूछ देगा ना कि सेम टू सेम आप बस लिख के आ जाइए। लेकिन हमें ये पता लगे कि एज ए पर्सनैलिटी टैगोर इज अ हॉट फेवरेट है बीपीएससी का। उसी तरह गांधी है, नेहरू है, और फिर कंपेरेटिव भी पूछ सकता है ना, गांधी वर्सेस टैगोर। तो ये आप एक पैटर्न देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि फ्यूचर रेडी जब हम तैयारी करें तो हमारा किस तरफ होना चाहिए ध्यान। तो ये शीट बेसिकली हमने इसी के लिए तैयार किया है, और जितने भी थीम्स हैं यू विल गेट, सब सारे थीम्स का हम एनालिसिस करेंगे। और फिर ये चीज़ें हमने जो ऑब्जर्व किया है, जो चीज़ें हमने देखी है उसको लिस्ट कर दिया है ना, कि फाइंडिंग्स क्या है इसका। तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के एंगल रोटेट कर रहा है जो हमने अभी बात की। और फिर आप इसको बारे में तैयार जरूर कर लें, मस्ट प्रिपेयर, कि टैगोर जैसे पूछा है या जो नया पर्सनैलिटीज पूछी जा रही है स्टैंड अलोन करके, जैसे जेपी पूछ लिया गया है या फिर नेहरू पूछ लिया गया, तो दैट विल बी रिपीटेड। इसीलिए इसको मस्ट प्रिपेयर करें। और फिर ये उसी तरह से है कि मॉनिटर करते रहें, आप रेडी रेफरेंस रखें कि जब आपसे पूछा जाए तो जो हमने बात की एक बार होलिस्टिक आप तैयार कर लें, तो इसी से चीज़ें निकाल कर आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थीम 3 का रिपीटेशंस था, बस हमने एविडेंटली आपको दिखाने के लिए। पर्पस क्या है इतना डिटेल आपको बताने का, कि जो आपकी तैयारी है हमेशा से आपको एक बार बेसिक देखिए, बुक्स तो पढ़ता है हर कोई। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो 1 ईयर 1.5 ईयर वंस जीएस इज डन, फिर आपको ऐसा नहीं करना होता है कि लगातार उस किताब को पेज बाय पेज पढ़ते रहें। फिर थोड़ा सा स्मार्टली, उसमें सबसे कारगर होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, कि हम PYQs के थ्रू से अपनी तैयारी को अलाइन करें। और नहीं, फुल टाइम अगर है, उतना लग्जरी आपके पास कि बार बार 4-5 साल लगातार एक ही चीज़ को पढ़ते रहिए और कहीं पहुंच ही नहीं रहे ना, स्टक कर गए हैं, तो फिर तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर चाहते हैं इस कंटिन्यूस लूप को तोड़ना, तो आपकी तैयारी यू मस्ट अलाइन इट विद द PYQs। और हमारा पर्पस भी ये है कि एविडेंटली बस हम ऐसे बोले नहीं कि आप नेहरू पढ़ लीजिए या जेपी पढ़ लीजिए या रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ लीजिए। उसके पीछे आप है कि आप खुद देख लीजिए कि कितना लिमिटेड थीम्स के अगेंस्ट। अब यहाँ देखिए 5-6 साल का जो सवाल है, हमने 67वीं से यहाँ पर देख लिया 71वीं तक, उसमें सब में 3 या मैक्सिमम 4 पर्सनैलिटी में चीज़ें खत्म हो गई। तो ऐसा रैंडम चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। और अगेन ये चीज़ आपको पता लगता है जब यू एनालाइज PYQ। तो जितना भी जीएस पेपर 1 के थीम्स हैं या जीएस पेपर 2 के थीम्स, वी विल एनालाइज एवरीथिंग। और फिर हम सारा का PYQs विद मॉडल आंसर्स इस चैनल पर लेकर आएंगे। तो अगर आप 72nd बीपीएससी के लिए सीरियस हैं या 73rd के लिए हैं या बिल्कुल फ्रेशर हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो यू मस्ट वॉच दिस। पहले आप किसी को जब तक समझेंगे नहीं इनसाइड आउट, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका एक तरह से फ्रेंड भी कह लीजिए, एनिमी भी कह लीजिए, आपका ये जो बीपीएससी का पेपर है, जितना आप इसको जानेंगे इनसाइड आउट, आपके लिए उतना ये रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये जानने के क्रम में इंट्रोडक्टरी क्लासेस है, चीज़ें हम बस फेमिलियर कर रहे हैं आपको। और बाकी जो आपका अपकमिंग है उसके लिए भी 10 मिनट सीरीज, 15 मिनट सीरीज आ रहा है, जैसे साइंस एंड टेक के आप लेक्चर्स देखेंगे। तो बिल्कुल वो जो लगातार पूछा जाता है, बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उसके आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे कि बस उसको आप याद कर लीजिए। उन लेक्चर्स को आराम से एज ए पॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं, या लगातार उसको 2 बार 3 बार देखिए, सुनिए, एंड उससे काफ़ी आपको एडवांटेज मिलेगा। और साथ के साथ हम मेंस की भी धीरे धीरे चीज़ें लाएंगे, सो दैट जब आपका फिर से प्री का एग्जाम हो जाए तो वो एंजाइटी ना हो कि आप क्या पढ़ लें और क्या छोड़ दें। तो पर्पस इसका यही है। तो बने रहिए। और जो लोग भी आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई बीपीएससी को लेकर सीरियस हैं, यू मस्ट शेयर दीज लेक्चर्स विद देम। और आगे थीम के साथ हम मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।